आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 6 थर्मल इंजीनियरिंग 2 का, जिसका टाइटल है, जिसका एम है टू स्टडी एंड बिकम फैमिलियर विथ रेफ्रिजरेशन ट्यूबिंग ऑपरेशंस। मतलब आपके जो भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये आपका ट्यूब्स। क्यों? बिकॉज ट्यूब्स के अंदर से ही फ्लो होता है आपका रेफ्रिजरेंट, जो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पास होता है और आपको कूलिंग इफेक्टिवली प्रोवाइड करता है। सो ट्यूबिंग ऑपरेशंस आर वेरी क्रिटिकल बिकॉज ट्यूब्स बहुत पतली पतली साइज़ की होती है। घर पे जो रेफ्रिजरेटर होता है आपने देखा होगा, उसके पीछे ब्लैक कलर की ग्रिल सी बनी हुई होती है। वो इतनी पतली पतली ट्यूब जो हैं, दे आर नथिंग बट दिस रेफ्रिजरेशन ट्यूबिंग्स कि जिनके अंदर से रेफ्रिजरेंट पास होता है। घर पे कई बार प्रॉब्लम होती है तो मैकेनिक को बुलाते हैं, तो वो बोलता है ना कि आपका गैस खाली हो गया, गैस भरना पड़ेगा। दैट इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं ट्यूब्स में बहुत माइनर लीकेज रह जाता है या हो जाता है, तो वहाँ से बहुत धीरे धीरे थोड़ी सी क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट लीक होता रहता है एटमॉस्फेयर में। तो उसकी वजह से आपकी जो रेफ्रिजरेंट है वो कम हो जाएगा, और जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका वर्किंग मीडिया है, तो उसी की वजह से पूरे सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, आपको कूलिंग मिल रहा है। तो कहीं पे भी किसी भी तरह से वो फ्लो कम हो गया, अगर उसकी क्वांटिटी कम हो गई या किसी भी ट्यूब में कहीं पे कोई ब्लॉकेज आ गया, हल्का सा भी ब्लॉकेज आता है, तो आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ने लग जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, लाइक दीज ट्यूबिंग्स आर लाइक द वेन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जिस तरह से अपने ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कौन करती हैं? वेन्स। अगर उनमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आया, किसी भी वेन में कट लगा, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सिमिलरली इट्स लाइक ब्लड, जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेटर का एक ब्लड है, वो सारे प्रोसेस को कर रहा है कहीं ना कहीं, उसी की वजह से सारा कूलिंग हमें मिल रहा है। तो इन ट्यूबिंग के ऑपरेशंस को करना बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि कहीं भी हल्का सा भी कोई कट रह जाता है तो वापस से आपका रेफ्रिजरेंट लीक करना शुरू कर जाएगा, और आपका जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। कहीं पे ब्लॉकेज रह गया तो आपका परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली फॉल करेगा रेफ्रिजरेटर का, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, या कोई रेफ्रिजरेशन प्लांट हो, या फिर कोई आइस प्लांट हो जहाँ पे आइस बन रही हो बहुत लार्ज क्वांटिटी में। बड़ा प्लांट है तो बड़ी ट्यूब्स होंगी, जितना छोटा इक्विपमेंट होगा उतनी माइनर पतली ट्यूब्स होंगी। तो इन ट्यूबिंग के लिए रिपेयर करना बहुत क्रिटिकल काम है, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ वर्क ऑफ सुनार। जैसे कहते हैं ना कि लोहार और सुनार में जो फ़र्क होता है, जो अपने फैब्रिकेशन वाले होते हैं, जो पाइप फिटिंग वाले होते हैं, वो बहुत बड़ी साइज़ के पाइप्स के साथ डील करते हैं, बड़े बड़े वेल्डिंग्स करते हैं, तो वो हो गए लोहार। और ये जो काम है बहुत माइनर काम, बहुत क्रिटिकल काम है, जिसमें बहुत स्किल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं ये सुनार का काम है, जिसमें बहुत ध्यान से सब कुछ करना पड़ता है, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं। सो किस किस तरह के ट्यूब ऑपरेशंस होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए बना है क्योंकि बहुत क्रिटिकल काम है, इसके लिए बहुत स्किलफुल वर्कमैनशिप चाहिए होती है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस: ट्यूब कटिंग, ट्यूब बेंडिंग, फ्लेयरिंग, पिंचिंग, स्वेजिंग एंड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग इज़ नथिंग बट लाइक अ वेल्डिंग ऑफ ट्यूब। सोल्डरिंग आपने देखा ही होगा, वायर का सोल्डरिंग होता है, जैसे सर्किट्स पे करते हैं। हाथ में एक छोटा सा टूल होता है जो गर्म हो जाता है, और फिर एक तार होता है, उससे मेल्ट करके वहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं। सर्किट्स पे देखा होगा आपने, तो उसी तरह की सिमिलर प्रोसेस की जाती है ट्यूब्स को ज्वाइन करने के लिए। दैट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ वेल्डिंग ऑफ ट्यूब्स। अभी देखते हैं रेफ्रिजरेशन ट्यूबिंग। ये ज़्यादा जो टेबल दिया हुआ है ये आपके इतने कुछ काम का नहीं है, बिकॉज दीज आर डिफरेंट साइजेस एक्चुअली आपकी डिपेंड करती है कि आपका कितने साइज़ का प्लांट है। बहुत बड़ा प्लांट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मोटी पाइप्स होंगी। छोटा सा कोई रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है, जैसे घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ है, वहाँ पे पतली ट्यूब्स होंगी। सो ये डायमीटर सिर्फ आपके आइडिया के लिए है, ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। Now we will start with different tubing operations. The first one is cutting the refrigeration tubing. कटिंग मतलब सिंपल ट्यूब्स को काटना रिक्वायर्ड साइज़ में, क्योंकि लंबी साइज़ में होंगी। जहाँ से आपका पाथ जिस तरह से जा रहा है ट्यूब का उस तरह से उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको डिफरेंट साइज़ में ट्यूब्स को काटना पड़ता है। और सिंपल सबसे बेसिक आपको पता ही है, कटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेक्सो। सो देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ हेक्सो कटिंग। बट हेक्सो कटिंग काफ़ी पुराना और मैनुअल मेथड है, और उसमें पाइप अच्छे से कटने के नहीं हैं चांसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाइप को थोड़ा सा डैमेज भी करेगा हेक्सो, और एट द सेम टाइम उसमें से बर्ड्स भी निकलेंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी निकलेंगे।
तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है ये। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत क्रिटिकल काम है, वहाँ पे इस तरह के रफ कटिंग टूल्स यूज़ तो कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। वो पहले यूज़ होते थे, अभी इसके लिए बन गया है एक ट्यूब कटर जो थोड़ा उसको स्मूथली काटता है और फाइनली काटता है, जिससे आपकी जहाँ पे भी उसको आप लगाओगे ट्यूब को, तो जहाँ पे दो ट्यूब्स ज्वाइन करनी है या किसी भी तरह का ऑपरेशन है, तो वहाँ पे वो अच्छे से काम करेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ कटिंग टूल। वो किस तरह से काम करता है उसका हम वीडियो देख लेते हैं। Hello everyone, I'm Joshua Clement, and today I'm going to talk to you about how to cut your copper pipes for your refrigerator. What we'll be doing is we will be cutting the copper pipe very carefully because the copper pipe for your refrigerator is a very soft copper, so you want to do it rather slowly. For this job, we'll be using a copper tube cutter. So here we have a 1/4 inch soft copper line. What we'll do is take our tube cutter, put it over and this pipe for your इसके प्रोफाइल में refrigerator आपने is we देखा will हुआ be है cutting नीचे, the दिस copper इज अ pipe. कंस्ट्रक्शन फॉरमैन। अब आप सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन फॉरमैन को ये रेफ्रिजरेशन का काम कहाँ से करना पड़ रहा है, बट इस तरह से नहीं। आप कंस्ट्रक्शन को सिविल का काम नहीं समझ सकते हो हमेशा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं जैसे अपने मॉल्स वगैरह, वहाँ आपने कभी देखा है किस तरह का एयर कंडीशनर यूज़ होता है? दैट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कहते हैं उसको। उसका जो भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं टेरेस पे कहीं लगे हुए होते हैं, और वही इक्विपमेंट्स पूरी की पूरी बिल्डिंग में आपको कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप सोच लो, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है जहाँ पे सेंट्रली एसी डिज़ाइन करना है और काम करना है उसके रिलेटेड, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे सिविल वाले काम करेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेशन का काम ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियर्स करेंगे या ITI वाले जो भी हैं। तो कंस्ट्रक्शन फॉरमैन मीन्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन में भी इस तरह के रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स को काम करने के लिए वहाँ पे किस तरह से पाइप का फ्लो करेंगे पूरी बिल्डिंग में, अलग अलग रूम्स में जाना है उसे, क्योंकि उस कूलिंग अलग अलग रूम्स में प्रोवाइड करना है। तो पूरी बिल्डिंग में एक कहीं ना कहीं ये सब पाइपिंग्स की फिटिंग होती है, रेफ्रिजरेटर पाइपिंग्स की फिटिंग, पानी की नहीं, रेफ्रिजरेशन के लिए। इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और आपको हर रूम में कूलिंग प्रोवाइड करता है। Pipe. I'm going to do it right. So here we have a 1/4 inch soft copper line. What we'll do is take our tube cutter, ये put आपका it over our माइक्रोमीटर के copper जैसा line, tighten it down to where you just feel a little bit of resistance, and then you'll start to spin it. After you get spun around a couple times, tighten it up just a little bit more and spin it again. And we'll keep doing that until it breaks all the way through your copper line. If you notice, our copper is actually squeezed a little bit on the end from cutting it. So on the back side of your cutter, you should have a little tool that you can stick inside the end of your pipe and start to bend that soft copper back out and regain its original shape. It's important to know how to cut the pipe correctly, because if you just go ahead and try to use a regular pipe cutter on there, you could end up damaging the pipe and not being able to put on a compression fitting. Thank you all for watching, and good luck with this project. तो जैसे आपने देखा ट्यूब कटर किस तरह से यूज़ किया उसने, इट्स लाइक अ माइक्रोमीटर। उसके बीच में पाइप को फिट करना है, और वो जो माइक्रोमीटर का जो ग्रिपिंग पार्ट होता है वहाँ पे एक डायमंड कटिंग टूल लगा हुआ होता है। तो उसको जैसे ही फिट करोगे वो हल्का सा पाइप के अंदर इंडेंट हो जाएगा। इंडेंट हो जाएगा मतलब हल्का सा उसके अंदर घुस जाएगा। फिर उस ट्यूब कटर को पूरे सर्कमफ्रेंस पे रोटेट करो 2-3 बार, तो एक हल्का सा ग्रूव बन जाएगा वहाँ पे। फिर वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, क्योंकि एक बार जितना घुसा उतना उसने ग्रूव बना दिया। देन यू हैव टू टाइट इट, फिर से थोड़ा सा टाइट करो तो वो थोड़ा सा और अंदर घुसेगा। फिर उसको फिर से रोटेट करेंगे तो उसकी ग्रूव की डेप्थ और थोड़ी बढ़ जाएगी। इस तरह से 2-3 बार आपको हल्का हल्का सा टाइट करके डेप्थ बढ़ाते रहना है। आप 2 या 3 बार करोगे तब तक आपकी जो थिकनेस है पाइप की वहाँ तक उसका इंडेंटेशन पहुँच जाएगा। तो ये ग्रेजुअली पूरा एक परफेक्ट कट मिलता है आपको एक ही सर्कमफ्रेंस के ऊपर, और हल्का हल्का सा करके मिलते हैं, तो पाइप डैमेज होने के भी कोई चांसेस नहीं रहते हैं। उसके बाद में भी आप कर क्या रहे हो, कहीं ना कहीं कॉपर को अंदर की तरफ पुश कर रहे हो। तो वो जो इनसाइड ऑफ द डायमीटर है, पाइप का इनसाइड डायमीटर, वहाँ पे हल्के से बर्स और वो सब आपको दिखा था। तो उसके लिए पीछे एक टूल दिया हुआ था, इट्स लाइक अ नाइफ ओनली, जो पॉइंटेड नाइफ है। उसको अंदर इंसर्ट करेंगे पाइप के, और उसको आराम से पूरे 360 डिग्री घुमा देंगे हल्के से। ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत डेलिकेट होती हैं पाइप्स जो रेफ्रिजरेंट के लिए फ्लो के लिए यूज़ होती हैं।
तो वो सारे बर्स क्लीन हो जाएंगे, सो दैट जब भी हम इस पाइप को कहीं पे भी यूज़ करें तो वो बर्स अंदर रह ना जाए या किसी भी तरह से रेफ्रिजरेंट के फ्लो को ब्लॉक ना करें। अगर ब्लॉक कर दिया तो एज आई सेड आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बहुत ड्रॉप हो जाएगा, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा कूलिंग का। सो दिस इज़ हाउ अ ट्यूब कटर इज़ यूज्ड। नेक्स्ट इज ट्यूब बेंडिंग। Every application you encounter is bound to require tube bending. Like all the procedures in this video, there are a variety of tubing tools available in this category. And this is one procedure where practice makes perfect. You may want to have several of these tools in your toolbox. They range from the simple spring tube bender to the specialty ratchet hand bender. Each is designed to help you do your work more efficiently no matter what the situation. The spring tube bender has been around for quite some time. Simply slip the proper size spring over your tubing and bend to the desired angle. Remove the spring by twisting it as you pull it off your tubing. The spring tube bender is a fast way to bend tubing from 1/4 to 7/8 inch outside diameter. It's easy to use and, provided you use the proper diameter spring for your tubing, prevents the tube from collapsing. If the wrong size is used, the tube will collapse. If you ever notice compromises in the spring, such as gaps or a crease, the tool must be replaced. And don't forget to remove it before brazing. Next is a full-range heavy-duty tube bender for making fast bends up to... तो जो हमने अभी देखा फर्स्ट वाला स्प्रिंग बेंडर, ये किसके लिए यूज़ होता है? जहाँ पे पाइप्स थोड़ी सी छोटे साइज़ की होंगी कंपैरेटिवली, जिनको हम मैन्युअली हाथ से भी बेंड कर सकते हैं। वो जो बाहर की तरफ आउटसाइड था उसके अंदर उसको सिर्फ इंसर्ट करना है, सो दैट जब आप बेंड कर रहे हो तो आपकी ट्यूब्स टूटे नहीं। दिस इज़ नथिंग बट अ स्प्रिंग बेंडर। तो उसको स्प्रिंग बेंडर कहते हैं क्योंकि वो स्प्रिंग की तरह उसकी डिज़ाइन होती है, वो सॉफ्ट होता है, कहीं ना कहीं उसको बेंड कर सकते हैं। सो ये यूज़ होता है जब आपकी मैन्युअली आप आराम से पाइप को बेंड कर सकते हो, उस साइज़ के आसपास है तभी। 180 degrees on 1/4, 5/16 and 3/8 inch outside diameters. Although this tool bends multiple diameters, there are individual benders for larger sizes up through 7/8 inch. This tool works by utilizing leverage through actuating two handles. First, visualize and mark the bend you're going to make. A quality tool will include instructions on how to mark and bend your tube. Next, place your tubing into the bender and slowly apply leverage to the tubing to make your bend. You can make additional bends accordingly until you've met the demands of your installation. Carefully mapping out your necessary bends and the order in which you need to make them will save you time and aggravation. To locate 90-degree bends on this type of bender, mark the center line of the first bend location on the tube. If the dimensioned length is to the left of the 0-degree mark, align the bend location mark with the L on the bending handle. Rotate the bending handle until the tube is bent to the 90 bending handle. Align the bend location mark with the L. ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेजुएशन है, ये आपका प्रोटेक्टर होता है ना, जिस तरह से उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आपको बताएगा कि आपको किस एंगल तक बेंड करना है, तब तक आप कहाँ तक इस लीवर को आपको यूज़ करना है। ट्यूब को इसमें फिट कर दिया, ये जो राइट और लेफ़्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, एक तरह से बेंड करने के बाद ट्यूब का कौन सा पोर्शन कितनी लेंथ में रखना है, उसके लिए ट्यूब के ऊपर पहले मार्किंग होता है। अगर आपको राइट वाला मार्किंग करके और फिर फॉर एग्जांपल बेंड होने के बाद राइट साइड वाला पोर्शन है वो 20 इंच रखना है, तो वहाँ पे जो 20 इंच का मार्क किया है वो इस राइट के साथ मैच करना चाहिए। अगर लेफ़्ट वाला 20 रखना है तो उसके ऊपर मार्क किया है तो फिर ये लेफ़्ट वाले के साथ मैच करके रखोगे, सो दैट बेंड होने के बाद लेफ़्ट वाला पोर्शन 20 इंच बचे, इसलिए है। और ये जो ग्रेजुएशन है, दिस इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर। आपको कितना बेंड करना है, कितने एंगल पे बेंड करना है, जैसे अभी इस वीडियो में दिखाया वो 90 डिग्री का बेंड कर रहा था, मतलब परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों पार्ट्स एक दूसरे के। तो ये 0 to 90 डिग्री यहाँ तक आपको आना है, इसके पीछे ग्रेजुएशन है फिंगर के पीछे, वहाँ पे 90 पे आके आपको रुक जाना है और फिर निकालोगे तो ट्यूब पे 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ तक आ जाते हो तो पूरा यू टर्न हो जाएगा, दैट इज़ 180 डिग्री। और अगर 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी आपको बेंड करना है, यहाँ पर आपको
ग्रेजुएशंस को एज अ प्रोटेक्टर यूज़ करना है. सो दिस इज अ स्केल कि आपको कितने एंगल पे ट्यूब को बेंड करना है. On the bending handle. Rotate the bending handle until the tube is bent to the 90-degree angle. See, If the 90 dimension पे length is to the right of the 0-degree mark, then align the bend location mark on the tube with the R on the bending handle. A popular specialty bender is the ratchet tube bender. It's perfect for सो इसको आपने देखा, ये भी मैन्युअली ही यूज़ होता है, हाथ से ही बेंड किया हुआ है, कोई मैकेनिज्म इसमें अभी तक नहीं लगी है. बट फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्या था, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मार्किंग्स या ग्रेजुएशंस नहीं थे जिससे आप कंट्रोल कर पाओ कि आपको कितने एंगल का बेंड करना है. बट इसमें ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया हुआ था. gaining access to soft copper tubing in tight spaces where it's next to impossible to gain any manual leverage. Start by choosing the desired size bending mandrel. Slide the square hole on the ratchet bar. Now fasten the correctly sized crossbar assembly on the bender body so that the desired size bending shoes are in the same plane as the mandrel. Now use the wing screw to fasten them together. The bending shoes are marked with the various tube sizes. Rotate until the desired shoe size faces the tube that you'll be bending. Pull the feed lever away from the handle and push the mandrel and ratchet bar back towards the handle. Then release the feed lever and you're ready to bend tubing. Put your tubing between the mandrel and bending shoes. Again, make sure the bending shoe and mandrel are matched for size. Squeeze the feed lever a few times to begin the bend. When the bender is in the desired position, continue squeezing the lever until the bend is complete. To remove the tube, pull the feed lever away from the handle. Push the mandrel back toward the handle and take the tubing out. Use the two indexes on top of the mandrel to locate your bends. If the desired bend is to be finished 10 inches from the left end of the tube, locate the 10-inch mark to the right side index and bend. Likewise, if the desired bend is to be 10 inches from the right, locate the 10-inch mark to the left side index and bend. You can accomplish a bend in the opposite direction by mounting the reverse bend adapter to the ratchet tube bender. No matter which direction you're working in, the ratchet tube bender is restricted to a maximum of 90 degrees. When you make a bend with this tool, the distance between bends depends on the diameter of the tubing you're working with. If you have to bend hard copper, first anneal and then cool it prior to bending, so the bending mandrel and shoes are not damaged. सो ये है आपका लार्जर डायमीटर के लिए, जहाँ पे आप मैन्युअली हाथ से उसको बेंड नहीं कर सकते हो. तो ये सबसे एडवांस टूल हुआ कहीं ना कहीं. इसमें आपको पाइप को फिट करना है और मैकेनिज्म है जिसमें आपको सिर्फ लीवर को हाथ से प्रेस करना है, वो धीरे 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 आगे पुश करेगा पाइप को और बेंड करेगा. बट इसकी डिज़ाइन ऐसी थी कि इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड आप नहीं कर सकते हो. और ये जो लास्ट में कह रहे हैं कि दिस इज़ व्हेन यू आर बेंडिंग अ हार्ड कॉपर यू हैव टू डू द एनियलिंग प्रोसेस. एनियलिंग प्रोसेस आपके मटेरियल साइंस में आया था, शायद आपको याद हो, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कहीं पे आया था कि एनियलिंग प्रोसेस में बेसिकली उसको सॉफ्ट करना है पाइप को. अगर हार्ड कॉपर है उसको हम बेंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, खुद ही सोचो. जैसे हार्ड मटेरियल क्या होता है, अपना चॉक जो हम बोर्ड पे यूज़ करते हैं आपकी क्लासेस में, उसको अगर आप बेंड करने की कोशिश करो वो बेंड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सीधा टूट जाएगा. इट्स लाइक अ ब्रिटल मटेरियल व्हेन इट्स हार्ड. सो अगर हार्ड कॉपर है तो उसके ऊपर पहले एनियलिंग प्रोसेस करेंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए. उसके एनियलिंग प्रोसेस में उसको गर्म करना होता है एंड देन उसको पहले ठंडा करेंगे सो दैट वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया और ठंडा हो जाए. उसके बाद बेंड करेंगे तो प्रॉपर शेप में बेंड हो जाएगा और वो ब्रेक नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग टूल्स जो आपके बेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इज़ योर फ्लेयरिंग ऑफ ट्यूब्स. नाउ व्हाट इज़ फ्लेयरिंग, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा. Flaring soft copper tubing allows you to connect tubes to each other or to another type of fitting. Tubing that's been successfully flared has a gradually widening profile. Flaring successfully flared has a एज यू कैन सी इसका जो डायमीटर है वो क्या है, ग्रेजुअली बड़ा हुआ है, जो सिर्फ एंड का डायमीटर है, पूरी ट्यूब का नहीं, सिर्फ लास्ट एंड का थोड़ा सा पोर्शन का डायमीटर हमें बढ़ाना है. ये हम क्यों करेंगे, जब
सेम साइज़ की दो ट्यूब्स को जॉइंट करके हमें वहाँ पे पाइपलाइन को लंबा करना है फॉर एग्जांपल, तो अगर सेम साइज़ की दो ट्यूब्स आएंगी तो वो जॉइंट हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, एक दूसरे के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो किसी भी एक पाइप का हम क्या करते हैं, इस तरह से एंड को एनलार्ज कर देते हैं, और एनलार्ज करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर दूसरी पाइप आराम से घुस जाएगी, एंड देन वी कैन डू सोल्डरिंग। इस तरह से प्रॉपर जॉइंट हम क्रिएट करते हैं जिसमें से किसी तरह का कोई लीकेज ना हो, और फ्यूचर में वो जॉइंट लंबे टाइम चले भी, किसी तरह से वो डैमेज ना हो। और इसको लार्ज करने के लिए भी एक टूल बनाया गया है, क्योंकि इसको सीधे मैन्युअली लार्ज करने जाएंगे किसी तरह से तो वो पाइप में क्रैक आने के चांसेस हैं। नेचुरली हम बड़ा कर रहे हैं डायमीटर, तो क्रैक्स आने के चांसेस हैं। Gradually widening profile. Flaring tools are available in a variety of shapes, sizes, and styles. There are full-range flaring tools, flaring tool kits, flaring tools that also burnish, and specialty flaring tools like the eccentric cone flaring tool. You'll most likely arrive at your own personal favorite through trial and error. It's important to note that flaring tools for tubing are different from flaring tools for piping. Tubing flares have a 45-degree angle, while piping flares have a 37-degree angle. The most popular flaring tool is the bar-type flaring tool. Designed for flaring tubing in tight places, this particular tool can accommodate tubing sizes of 3/16 to 5/8 inches. The tool itself is एज यू कैन सी इसके अंदर अलग अलग डायमीटर्स के पाइप्स के लिए अलग अलग होल्स दिए हुए हैं। आपको जिस डायमीटर का पाइप को एक्सपेंड करना है एंड को, उसको अलग अलग होल्स में आप फिट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एज है ना, वहाँ पर डायमीटर हल्का सा एनलार्ज शेप में है ऑलरेडी, सो दैट जब आप एनलार्ज करोगे तो वो यहाँ पे मैच होगा। ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली थ्रू आउट सेम डायमीटर का है तो फिर एक्सपांड कहाँ से होगा, स्टूल के अंदर फिट हो गया तो फिर एक्सपांड ही नहीं हो पाएगा। तो लास्ट का जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, वहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा डायमीटर दिया हुआ है थोड़ा सा एनलार्ज करके, मतलब क्या बोलते हैं, एनलार्जिंग शेप में, ग्रेजुअली एनलार्जिंग शेप। made up of a hardened steel flaring bar that is designed to grip the tubing. Butterfly nuts at either end of the bar provide the pressure for gripping the tubing. Slide the tubing into the correct size slot and place it at the height you want the flare. Some manufacturers recommend that you set the copper tubing at a specific height for R410A, so be sure to check the manufacturer's installation manual for specifications. Now, tighten down the bar's grip on the tube. देखो ध्यान से, जो हल्का सा पोर्शन है वो कहाँ है, बाहर की तरफ, उसके साइड में दिख रहा है हल्की सी गैप भी है जहाँ पे वो एक्सपांड होगा अभी। Tubing. One of the most common mistakes made with this type of tool is in tightening the butterfly nuts. Be sure to first completely tighten the nut that is located nearest the tube. Manually tighten it as much as you can. Now, tighten the other nut, and the bar should have a sufficient grip on the tubing. It's not necessary to tighten until the two bars touch. This is not about brute strength. It's about technique. At any point, if you use a device such as a screwdriver to aid in the tightening, you are misusing this tool. After securing जैसे हमने इसको इसके अंदर ग्रिप किया है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फोर्स से टाइट कर दोगे, सिर्फ मैन्युअली हाथ से टाइट करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स से टाइट कर दिया तो क्या होगा, पाइप या तो कंप्रेस होने के चांसेस हैं, उस पर ज़्यादा लोड आ जाएगा, या फिर आप जब एक्सपैंड कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है तो वो एक्सपैंड हो भी नहीं पाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, आपको स्क्रू ड्राइवर या ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा से यूज़ नहीं करना है किसी भी तरह का टूल टाइट करने के लिए, सिर्फ मैन्युअली नॉब्स को हाथ से टाइट करना है, हल्का सा, बहुत हल्का भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आपको समझ आ जाता है कि कितना टाइट करना है। the bars, the tool's forged steel yoke slips over the bar and locks with a turn. Rotating the precision threaded feed screw clockwise draws the tip of the tool's cone into the tubing and proceeds to drive the copper into the beveled mating surface of the flaring bar, gradually widening the end of your tubing. You may want to back the cone off once or twice during the process of driving the cone into the tubing. Doing this will help the copper seat nicely to the beveled edge of the bar, as well as burnish the copper for a better seal. It's important to keep the flaring cone clean and the tool lightly lubricated so it continues to operate properly. So as you saw, उसके ऊपर जो था ये टूल है स्क्रू शेप में, Over the bar, securing the tool wise with a turn. Tip of the tool
तो जैसे जैसे स्क्रू को अपन spool's रोटेट cone करेंगे तो into the उसके अंदर tubing. का जो स्क्रू है वो उसके अंदर पुश हो रहा है, और उसका जो बॉटम पार्ट है यहाँ पर जो पाइप के अंदर घुस रहा है, उसका जो शेप होता है दैट इज़ लाइक अ बुलेट ऑफ गन। जैसे गन के अंदर जो बुलेट होती है ना, आगे से टेपर्ड शेप में होती है, पॉइंटेड शेप में होती है, तो वो इजीली पाइप के अंदर घुस जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे इसको अपन टाइट करते जाएंगे वो उस ट्यूब को फोर्स करेगा, और उसका जो डायमीटर है बुलेट का पीछे का डायमीटर वो पाइप से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो पाइप के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो नेचुरली पाइप को थोड़ा स्प्रेड करेगा और उसका डायमीटर उसका बढ़ा देगा। सो इस तरह से काम करता है ये फ्लेयरिंग ट्यूब। इसको भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो वापस से पाइप आपके फटने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर बेसिक प्रोसेसेस। हमने 3 प्रोसेसेस देखी हैं, ट्यूब कटिंग, ट्यूब बेंडिंग एंड फ्लेयरिंग ऑफ ट्यूब्स। बाकी की जो भी प्रोसेसेस हैं हम आपके नेक्स्ट लैब में कंडक्ट करेंगे। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।